Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn about anti-asthmatic drugs. Okay, so first of all we will understand what is asthma. Asthma is a condition in which your airway narrow and swollen may produce extra mucus. This can make breathing difficulty. मीन्स क्या होता है, अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं या फिर वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी और वहाँ पर क्या होगा, एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शन हो सकता है। इसकी वजह से जो पर्सन है उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी फेस करने को मिल सकती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि नॉर्मल एयरवे क्या है कि यहाँ पर कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं है या फिर कोई म्यूकस प्रोडक्शन नहीं है, तो वहाँ पर ब्रीथिंग एक्सचेंज ईजिली हो रहा है। बट जो अस्थमेटिक एयरवे है कि किसी पर्सन को अगर अस्थमा है तो उसकी जो लाइनिंग है कहाँ की, लंग्स में जो लाइनिंग है इनर, उसमें ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है और एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से पर्सन को क्या हो रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन वहाँ पर हो रहा है और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी मिल रही है। नाउ व्हाट इज़ एंटी अस्थमेटिक ड्रग? एंटी मीन्स अगेंस्ट, अस्थमा मतलब कि अस्थमा के अगेंस्ट, यानी कि ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा आर कॉल्ड एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। वो ड्रग्स जो कि क्या अस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स कहते हैं। नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। So first classification is bronchodilators. Bronchodilator is further divided into two classes. First is sympathomimetics. अनदर नेम इज़ बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब किसी के फेवर में अगर कोई वर्क कर रहा है। दूसरा मिथाइल ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स। फिर है ल्यूकोट्रिनिक एंटागोनिस्ट एंड एंटीकोलिनर्जिक्स, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इन दिस वीडियो वी विल डीपली अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रोंकोडाइलेटर्स। ओके, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज ब्रोंकोडाइलेटर्स? सो ब्रोंको यानी कि these drug dilate the bronchi and bronchioles as a result of bronchial hyperactivity resulting from persistent inflammatory process। मतलब कि ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स है उनमें डायलेशन करेगी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी हाइपर एक्टिविटी और इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है उनमें कंस्ट्रिक्शन हो गया है, तो ये उसको ओपन अप करेगी। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इट इंक्लूड टारगेटिंग द बीटा 2 रिसेप्टर विच इज़ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। मतलब कि ये क्या करेंगे, बीटा 2 रिसेप्टर्स को टारगेट करती हैं जो कि जी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और हमारे लंग्स के एयरवे में मिलते हैं। जब ये इन रिसेप्टर्स को टारगेट करती हैं तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, स्मूथ मसल्स में जो एयरवे रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रखा है, तो ये रिलैक्सेशन करेगी जिससे जो पर्सन है उसमें जो एयर फ्लो है वो बेटर हो जाएगा, यानी कि वो इजीली ब्रीथिंग कर पाएगा। नाउ इस ड्रग की क्या इंडिकेशंस है? पहली है, इस ड्रग का पहला इंडिकेशन है अस्थमा। अस्थमा वो कंडीशन होती है जिनमें इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे लंग्स में क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। दूसरा है COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयरवे में, ठीक है। तीसरा है ब्रोंकाई एक्टेसिस, इसमें डैमेज हो जाती है हमारे जो इनर लाइनिंग है या फिर लंग्स की। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो हमारे सेक्रिएशन के लिए जो भी सेल्स हैं ये उनको डैमेज कर देता है। ब्रोंकाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन और ब्रोंक्यूल्स या फिर लंग्स में जो भी इन्फ्लामेशन हो रहा है। लास्ट है एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि एक्सरसाइज की वजह से अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ है तो उसका वो भी इसका इंडिकेशन है। नाउ कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज हाइपर सेंसिटिविटी है अगर किसी पेशेंट को। दूसरा, अगर उसको सीवियर अस्थमा है तो उस केस में नहीं देना है। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग वाले को भी ये ड्रग्स नहीं देनी है। एडवर्स इफेक्ट क्या है इस ड्रग के? ट्रेमर्स हो सकते हैं, ठीक है, नर्वसनेस हो सकती है, हार्ट पाल्पिटेशन, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, इंसोम्निया और ड्राई माउथ। ये सारी साइड इफ़ेक्ट इस ड्रग के देखने को पर्सन में मिल सकते हैं। नाउ इस ड्रग को फर्दर क्लासीफाई करा है 2 टाइप्स में, सिम्पैथोमिमेटिक यानी कि बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड सेकंड मिथाइल ज़ैंथिन
derivatives. Okay, so first is sympathomimetic, another name is beta 2 receptor agonist. तो सिंपैथो मीन्स सिंपैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है, और मिमेटिक्स मतलब कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को क्या कर रहा है, मिमिक यानी कि कॉपी कर रहा है, ये वो ड्रग्स हैं. ये क्या करेंगे, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बीटा 2 रिसेप्टर्स आर द प्रीडोमिनेंट रिसेप्टर इन दी ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स, कि जो हमारी ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स होती हैं वहाँ पर बीटा 2 रिसेप्टर्स मिलते हैं. तो ये क्या करते हैं, उन रिसेप्टर के साथ बाइंड होके उनका क्या करेंगे, उनके एक्शन को क्रिएट करती हैं, कि जिससे वहाँ पर स्टिमुलेट करती हैं एटीपी कैंप, जिसकी वजह से जो ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स है कर देती है. जब वहाँ पे उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन होती है. ये इनहिबिट करती है रिसेप्टर जो कि हाइपर सेंसिटिविटी के हैं, और मास्ट सेल जो कि मीडिएटर्स हैं, जैसे हिस्टामिन्स और लिकोट्रेनिक. अब इस ड्रग की क्लासिफिकेशंस है कि इस ड्रग को फर्दर क्लासीफाई करा है 2 टाइप में, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग. शॉर्ट एक्टिंग से ही पता चल रहा है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करेगा, जल्दी से वर्क करेगा. लॉन्ग एक्टिंग यानी कि थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन में और लंबे टाइम के लिए वर्क करेगा. तो शॉर्ट एक्टिंग में एग्जाम्पल है सालब्यूटामॉल, जो कि 100 से 200 म्यू mg दिया जाता है इनहेलेशन के थ्रू, और 1 से 4 mg ओरली इसको दिया जाता है. दूसरा लॉन्ग एक्टिंग में जो एग्जांपल है वो सालमेटरॉल एंड फॉर्मेटरॉल है, जो कि क्या है कि इसको 50 से 100 म्यू mg दिया जाता है ट्वाइस डेली. कौन से रूट से, इनहेलेशन से, और 10 to 20 mg ओरल रूट से इस ड्रग को दिया जाता है. दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका मिथाइलजैंथिन डेरिवेटिव्स. ठीक है, जो ये ड्रग्स हैं ये वीक ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, और ये क्या करती हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स दिखाती हैं. तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये क्या करेंगी, जो कैंप साइकिल है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं, और जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज है उसका इनिबिशन करती है, क्योंकि जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज होती है वो कैंप साइकिल को डिक्रीज़ कर देती है. तो ये ड्रग उससे क्या करेंगे, रिलैक्सेशन ब्रोंकाई में क्रिएट करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ ड्रग है इसमें थियोफाइलिन, यानी कि इनके एंड में फाइलिन लग रहा है, एंड एमिनोफाइलिन. थियोफाइलिन 200 से 400 mg TDS. ठीक है, और जो दूसरा है वो 250 mg स्लो इन्फ्यूज़न में 20 मिनट्स में से देना है. रोल ऑफ नर्स क्या है कि हमें पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री चेक करनी है, आइडेंटिफाई करना है पेशेंट पे कि कोई भी एलर्जी या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं हो मेडिकेशन को लेके. दूसरा, मॉनिटर करना है पेशेंट के रेस्पिरेटरी स्टेटस को, और कोई भी साइन एंड सिम्टम्स अगर है पेशेंट में एडवर्स रिएक्शन का तो उसको भी मॉनिटर करना है. एक्सप्लेन करना है कि इन्हेलर और नेबुलाइज़र को कैसे करेक्टली यूज़ करें, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है. थैंक यू, होप यू गाइज अंडरस्टैंड.